स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि अदानी इंटरप्राइजेस का रिसेंटली एफपीओ लॉन्च हुआ है 27 जनवरी को, और उसमें सिर्फ शुरुआती रूप में 1% लोगों ने हिस्सा लिया है। भाई ऐसी क्या दुर्दशा होगी अडानी ग्रुप की या अडानी इंटरप्राइजेस की, जो प्रमुख कंपनी है इनके ग्रुप की। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो ये इतना फ्लैगशिप ग्रुप हुआ करता था, इतने फ्लैगशिप स्टॉक्स हुआ करते थे कि हर कोई हर गिरावट में इन स्टॉक्स को लेना पसंद कर रहा था। लेकिन अब इस गिरावट के अंदर 1% लोग ही हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा क्या हो गया अडानी के साथ, तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ये सारा जो किस्सा है ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हुआ। हिडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट मार्केट के अंदर है उसके बाद पूरा अडानी ग्रुप हिल गया। काफी सारे स्टॉक्स हिल गए, काफी सारी इंडस्ट्री हिल गई। एक देश की पूरी इकोनॉमी हार्म होती है। हम जैसे छोटे निवेशक, बड़े निवेशक, सबका पैसा हार्म होता है। बहुत सारी कंपनीज होती है उनका भी पैसा हार्म होता है। तो यह बहुत गंभीर मुद्दा बन जाता है किसी भी देश के लिए। इस तरीके की ग्रुप का डाउन होना एक गंभीर मुद्दा बनता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कि अडानी ग्रुप के एफपीओ में बचाव के लिए एलआईसी, एसबीआई, एचडीएफसी जैसे जो दिग्गज हमारे डोमेस्टिक निवेशक है वो बचाव में आए हैं। इसके बारे में पूरी दोस्तों यहां पर बात करने वाले हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है और हिडनबर्ग की क्या रिपोर्ट थी, क्या आरोप थे, अडानी का क्या पलटवार था। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक वीडियो में, तो आई बटन में मैंने लिंक दिया है उस वीडियो का, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बाकी बात की यहां पर चर्चा करते हैं। तो देखिए अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस एक प्रमुख कंपनी है अडानी ग्रुप की, ठीक है ना, मेन कंपनी आप कह सकते हैं। अब इसको एफपीओ के थ्रू 20,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं मार्केट में। 27 जनवरी 2023 को ये एफपीओ खुल गया, 31 जनवरी को बंद हो जाएगा। अब यहां पर जो एफपीओ होता है उसका मतलब क्या होता है आप ये समझ लीजिए। एफपीओ मतलब यह होता है कि जो कंपनी पहले से मार्केट के अंदर लिस्टेड है, पहले से उसके ऊपर ट्रेड चल रहे हैं, आप डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू उसके स्टॉक्स पहले से ही खरीद सकते हैं। अगर उसको और पैसा रेज करना है तो वो एफपीओ लॉन्च करती है, फिर उससे वो पैसा रेज कर सकती है। लेकिन दोस्तों जो आईपीओ होता है वो अलग होता है। वो जो कंपनी पहले से मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑफर पेश कर रही है, पब्लिक ऑफरिंग पेश कर रही है, तो वो फर्स्ट टाइम पैसा रेज करती है। तो ये होता है आईपीओ और ये होता है एफपीओ। इन दोनों में आपको डिफरेंस मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब जो एफपीओ के जरिए अडानी इंटरप्राइजेज जो इनकी मेन प्रमुख कंपनी है वो 20,000 करोड़ रुपए रेज करना चाह रही थी। 27 तारीख को इनका खुला एफपीओ सब्सक्राइब करने के लिए और 4.5 करोड़ शेयरों की पेशकश की गई, जिसके मुकाबले सिर्फ 4.7 लाख ही सब्सक्राइब किए गए। इतनी बुरी दुर्दशा इस एफपीओ की देखी गई। एक फ्लैगशिप ग्रुप, एक फ्लैगशिप स्टॉक जिसको लोग बहुत पागलों की तरह खरीदना चाहते थे कुछ समय पहले, उसकी यह दुर्दशा हमें देखने को मिली। अब अगली स्लाइड में दोस्तों और जानकारी लेंगे कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है और क्या हमें रीजन देखने को मिला। अब दोस्तों कम सब्सक्राइब्ड होने की मेन वजह की बात करेंगे कि क्यों हुआ ऐसा। देखिए हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसने कुछ आरोप लगाए, वो सारी चीजें आप आई बटन में जो वीडियो उसमें देख सकते हैं। उसके बाद अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स गिर गए और वो इतने जबरदस्त गिर गए कि जो एफपीओ का जो प्राइस बैंड था, एफपीओ का प्राइस बैंड था 3100 से लेकर 3200 3300, आप मान लीजिए राउंड फिगर में इतना प्राइस बैंड था। उससे 15 से 20% नीचे तो स्टॉक ही ट्रेड कर रहा था। स्टॉक ट्रेड कर रहा था फ्राइडे के एंड में 2700 के आसपास, जो 20% का सर्किट भी लग गया था। जिसको खरीदना था 2700-2800 रुपए में खरीद सकता था। तो वो एफपीओ के अंदर ही क्यों पैसा लगाए, उसको क्या जरूरत पड़ी है, उसको तो 15-20% में वैसे ही अदानी इंटरप्राइजेस का एक स्टॉक मिल रहा है। तो ये दोस्तों दुर्दशा होने का मेन कारण ये था। और 1% का जो डाटा आप देख रहे हैं ना, वो शुरुआती डाटा देख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो स्टॉक जिस तरीके से गिरा है वो सर्किट ही लगा दिया 20% का, ट्रेड ही बंद हो गया उसके ऊपर। तो ये दुर्दशा दोस्तों आपको एफपीओ की और अदानी इंटरप्राइजेस के सभी स्टॉक्स की और ग्रुप के सभी स्टॉक्स की और अदानी इंटरप्राइजेस की हमें देखने को मिली। अब दोस्तों यहां पर एक सवाल उठता है अडानी ग्रुप का। अडानी ग्रुप एक सवाल उठाता है हिडनबर्ग की टाइमिंग पर। वो कहता चलिए आपने आरोप लगाए, हम उसको काउंटर करेंगे, हम बताएंगे कि आरोप गलत है, जो भी है वो सारी चीज ठीक है, लेकिन टाइमिंग जो है ना उसके ऊपर सवाल उठता है। क्यों, जरा समझिए। अडानी ग्रुप ये कहता है कि भाई जो एफपीओ पेश होना था वो 27 जनवरी को होना था और 31 जनवरी तक बंद होना था, ठीक है। और उसके बाद जो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आती है वो आती है 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी ठीक एक दिन पहले ये एक रिपोर्ट पेश करते हैं। वो भी देखिए अमेरिका के अंदर क्या होता है, हिडनबर्ग क्या है, ये अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। इन्होंने रिसर्च करी, रिपोर्ट पेश करी।
अब हमारे यहाँ क्या था, 26 जनवरी के तो ऑफ था, मार्केट बंद था, 24 तारीख को रात को उन्होंने पेश करी, तो यानी सिर्फ एक दिन का इन्होंने मौका दिया, 25 तारीख का। 25 को मार्केट गिराई इन्होंने, अडानी ग्रुप गिराया, सभी स्टॉक्स गिराए। उसके बाद 27 तारीख को तो बहुत ही बुरी तरीके से गिर गए। तो 27 तारीख को एफपीओ आना है और एक दिन पहले आप इस तरीके की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अडानी ग्रुप सवाल पैदा कर रहा है कि एफपीओ को डिस्टर्ब करने की और प्लस पूरे अडानी ग्रुप को प्लस इंडियन स्टॉक मार्केट को नुकसान पहुंचाने का काम हिडनबर्ग ने किया है, ऐसा अडानी ग्रुप एलिगेशन लगा रहा है हिडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर। बाकी क्या निकलेगा इसमें, क्या नहीं निकलेगा, वो बात की बात है। तो यहां पर दोस्तों टाइमिंग को लेकर के एक सवाल जरूर पैदा होता है और ये बिल्कुल एक कॉमन सवाल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ गलत कह रहा है अडानी ग्रुप। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये अभी क्यों, आप चाहे तो इसको 15 दिन पहले भी पेश कर सकते थे, आप चाहे तो एफपीओ के बाद भी पेश कर सकते थे, आप ठीक एफपीओ से पहले इसको क्यों पेश कर रहे हैं। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं सवाल जरूर पैदा होता है। अब बात कर लेते हैं कि एलआईसी, एसबीआई और एचडीएफसी जैसे जो दिग्गज घरेलू निवेशक है वो बचाव में कैसे है। देखिए अडानी इंटरप्राइजेज ने 33 एंकर निवेशकों से 1.82 करोड़ इक्विटी शेयर के बदले 5,985 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ठीक है, इसमें कुछ बाहर के भी निवेशक हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ नाम आपको गिनाऊं कि आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, और इसमें आ गया हमारी सोसाइटी जनरल, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर, तो ये कुछ बाहर के निवेशक है। साथ ही साथ इनके अंदर हमारे जो डोमेस्टिक निवेशक है एलआईसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन फंड शामिल है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया इस इन्वेस्टमेंट के अंदर, भरोसा जताया है, और ये दोस्तों था कि थोड़ा बहुत बचाव का काम इन्होंने करा है। अब अगली स्लाइड में दोस्तों बात करेंगे कि एलआईसी का जो निवेश है पूरे अडानी ग्रुप के अंदर, जरा आप उसको समझिएगा कि पहले से एलआईसी ने कितना स्टेक लिया हुआ है अडानी ग्रुप का। तो एलआईसी जो है बड़ी हिस्सेदारी में बैठा हुआ है। अगर अडानी टोटल गैस की बात करें तो लगभग 6% स्टेक है इनके पास, और नंबर ऑफ शेयर्स आप यहां देख रहे हैं। साथ में इसकी जो वैल्यू थी 25,000 करोड़ के आसपास थी 24 जनवरी को, और 27 जनवरी को आते आते 19,000 रह गई, यानी 6,000 का नुकसान एलआईसी को अब तक हो चुका था। उसके बाद अडानी इंटरप्राइजेस का देखें तो 4% के आसपास हिस्सेदारी थी, इसमें भी 3,000 का नुकसान हो गया। अडानी पोर्ट को अगर आप देखें तो 9% की हिस्सेदारी थी, इसमें भी 3,000 का लॉस हो गया। अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो यहां पर देखिए काफी नुकसान हमें देखने को मिला। यहां मैंने शायद फिगर में थोड़ी सी गड़बड़ी करी है, ये कुछ गलत फिगर है, लेकिन ये 3,000 के आसपास का होगा लेवल, राइट। तो यहाँ भी 3% के आसपास गया। और अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहाँ देखिए 6% का स्टेक है, यहाँ भी इनको नुकसान हुआ। अगर आप अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो यहाँ जो स्टेक परसेंटेज आप देख रहे हैं उसमें भी इसमें नुकसान देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ बात करें तो जो ऑल ओवर यहाँ पर 24 जनवरी को जो इन सभी स्टॉक्स की वैल्यू थी वो 81,000 करोड़ थी। 27 जनवरी को आते आते 62,000 करोड़ के आसपास रह गई। कुल नुकसान हमें यहां पर देखने को मिला 18,000 करोड़, और ये जो फिगर है 3,000 करोड़ है, 3,000 करोड़ नहीं है, ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है। तो 18,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हमें एलआईसी ने जो स्टेक लिए हुए थे अडानी ग्रुप के उसमें देखने को मिला। अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ की जो दुर्दशा हुई है दोस्तों, उसका जो मेन कारण है वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, और उसके बाद जो हमारे संस्थागत निवेशक है उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है तो वो एक काबिले तारीफ है। प्लस जो एलआईसी की हिस्सेदारी है उसका पूरा ब्यौरा आपने देख लिया। अब एक चीज अंत में और दिखाना चाहूंगा कि सितंबर 2022 में अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट खरीदा था, ठीक है। अब अंबुजा सीमेंट का क्या हाल है वो देखिए, क्योंकि ये तो वही वाली बात है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें और ले डूबेंगे। अंबुजा सीमेंट का क्या हाल हुआ था सितंबर में, और अब जो हाल बेहाल हुआ है इसकी पूरी दोस्तों एक बार चार्ट में देख लेते हैं और इसको समझते हैं। तो ये दोस्तों अंबुजा सीमेंट का चार्ट है, वनडे का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। सितंबर के आसपास अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट खरीदा था। तो यहाँ पर देखिए उस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था 400 450 के बीच में, जहां पर ये न्यूज आई थी कि अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट को ले लिया है। तो 450 से ये स्टॉक बढ़ता बढ़ता लगभग 600 रुपए के आसपास का हाई मारा। तो जिस तरीके से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स तेजी से आसमान छू रहे थे उसी तरीके से इसने भी आसमान छुआ,
और अडानी ग्रुप के कारण ही, भाई जिस ग्रुप के कारण ही ये ऊपर गया था उसी ग्रुप के कारण ही इसका ये हाल हो गया। अब ये भाई साहब ट्रेड कर रहे हैं 383 पर। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे कब कहां कैसे खुलेंगे पता नहीं। तो ये दोस्तों दुर्दशा अंबुजा सीमेंट की हुई। तो एक अच्छा ग्रुप, बड़ा ग्रुप अगर किसी स्टॉक को ऊपर ले जाने का काम करता है तो अगर उसके खिलाफ कुछ नेगेटिव आता है या नेगेटिव होता है तो वो गिराने का काम भी कर सकता है। तो दोनों चीजों को जरूर समझिएगा। तो अगर जिन लोगों को ये नहीं पता कि अंबुजा सीमेंट क्यों गिरा, सीमेंट स्टॉक सारे गिरे लेकिन 2% 3% के आसपास गिरे, ये भाई साहब बहुत ज्यादा गिर गए। तो अंबुजा सीमेंट के अंदर ऐसा क्या खराब हो गया? तो इसकी खराबी का जो मेन कारण है वो था अडानी ग्रुप, जो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है चीजें शॉर्ट आउट हो जाए, होप सो ये शॉर्ट आउट हो जाए। मैं कहता हूं कि अडानी ग्रुप अपना जल्द से जल्द जो भी आरोप लगाए हैं उसको काउंटर करे और सिद्ध करे कि भाई हमारे अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। क्योंकि काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग फंस गए हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो एटलीस्ट अपना नुकसान को कम कर सके और जितना कम हो जाए उतना ज्यादा बेटर है। तो हमारी तो दोस्तों यही इच्छा रहेगी कि नुकसान कम से कम हो और प्रॉफिट हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।